हेलो डियर स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जो ग्रेजुएशन पार्ट में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी उसके बारे में हमने बिल्कुल शॉर्ट में जानकारी ली थी। हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। उससे आगे बढ़ते हुए हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा और केवल मैंने जानकारी दी थी कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसके सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। आज उसको अपन सिस्टमेटिकली लिखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि लिखी हुई चीज थोड़ा सा हमें रिवाइज करने में ठीक लगता है, तो क्या लिखेंगे? सेकंड ऑर्डर लीनियर लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कल बताया था। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस फंक्शन ऑफ x, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x। ये हमारी इक्वेशन होती है जहां पर p, q और r जो होते हैं विच आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। ठीक है, वेयर p q r आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहला मेथड हमारा यह है कि अगर हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब बराबर में कुछ भी लिखा हो, हम इसको जीरो मानते हुए, बराबर में जीरो मानते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है, वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट अगर यहां पर दिया है हमें, तो हम यहां पर कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो क्या, लेट y बराबर u, वेर यूज द फंक्शन ऑफ x इज द वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ वन ऑफ इक्वेशन वन, देन y बराबर u मल्टीप्लाई v। u क्या है? x का फंक्शन है। y बराबर u मल्टीप्लाई v, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन है y, तो y और इसके जो डेरिवेटिव है दोनों dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करके यहां पे पुट करेंगे, वो इसको सेटिस्फाई करेगी और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर v के दो ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, एक सेकेंड ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर का। जो जीरो ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसको फिर हम कन्वर्ट करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन में कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ये प्रोसीजर हमारा वहां रहा था और हम उसको फॉलो करते हुए यहां भी ऐसा ही करेंगे। अब सर ये यू वाई बराबर जो यू आपने कंसिडर किया है एक्स का फंक्शन, वो क्या हमें गिवन होगा? देखो गिवन भी था वहां पर, और हम कुछ निरीक्षण से भी हम उस चीज को देखते थे, हम वहां पर फाइंड आउट करते थे। तो वो इंस्पेक्शन क्या क्या होते थे कि कौन कौन सी कंडीशन में हम कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट मान सकते हैं। तो बाय इंस्पेक्शन फर्स्ट, इफ 1 प्लस पी प्लस क्यू जीरो हो जाए, देन y बराबर e टू दी पावर x
is one part of complementary function. ठीक है. सेकेंड, इफ 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो जाए, देन y is equals to e to the power minus x is one part of complementary function. थर्ड कंडीशन कि इफ m कोई इंटीजर है और m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर 0 है, देन y बराबर e टू द पावर mx इज वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये दोनों रिजल्ट जो बने हैं वो इसी रिजल्ट से बने. m बराबर 1 पुट किया, ये वाला बन गया. m बराबर -1 पुट किया, ये वाला बन गया. ठीक है सर. तो फोर्थ इंस्पेक्शन हम करते थे कि अगर p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एक्स 0 हो जाए, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एक्स अगर 0 हो जाए, देन p से this is y is equals to x, then y is equals to x is the one part of complementary function. और अगर y बराबर e की पावर माइनस एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है, तो इसको v से मल्टीप्लाई करते हुए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे और हम फिर उसको प्रोसीजर से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, आगे देखेंगे जब हमें सवाल मिलेगा. ठीक है, चलो. यहां पर अपन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उसको रिवाइज कर रहे हैं. इसको लिख लेंगे. ये हमारा पहला तरीका हो गया इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने का. दूसरा सॉल्यूशन है कि बाय चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y. ठीक है, मतलब y. ठीक है, सामान्य रूप जिसको आप बोलते हो रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म. सामान्य रूप यहां तक लिख लिया सबने. सेकंड जो हमारा यहां पर मेथड होता है इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने का, वो ये होता है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, आश्रित चर में परिवर्तन, या हम कहें कि रिडक्शन टू दी नॉर्मल फॉर्म, सामान्य रूप में समाने. देखो हमारी समीकरण नंबर 1 है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल z में y में डिपेंडेंट वेरिएबल y में हम चेंज करेंगे. और वो कैसे? लेट y is equals to u multiply v is complete solution of one where u जो है y को हमने वेरिएबल v से चेंज किया है, u इज द फंक्शन ऑफ x, जहां पर u क्या है? u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx. क्या है? e टू द पावर माइनस ऑफ हाफ इंटीग्रेशन p dx. इट इज नॉट द वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये पूरक फलन का एक भाग नहीं है, ये केवल फिक्स है. u की वैल्यू जो यहां पर कंसीडर करेंगे हम, u इज द माइनस ऑफ हाफ इंटीग्रेशन p dx. वही तरीका, ये ux का फंक्शन हो गया, bx का फंक्शन हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि v डिपेंड ऑन x. y को हम v से रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर जो चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल में जो आपके पास इक्वेशन आएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं होगा, v के फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं होगा. ठीक है, तो इस वाले मेथड को अपन ये भी बोलते हैं कि प्रथम कोटि के अवकलज को हटाना, रिमूवेबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. क्लियर? तो देखो, तो y बराबर u मल्टीप्लाई v अगर हम वहां पुट करेंगे, देन इक्वेशन 1 reduce
2 the equation कौन सी इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी? टी स्क्वायर ऑफ v अपॉन dx स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर एस। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। वहां पर क्या नहीं था? v नहीं था, जीरो ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं था इससे पहले वाले में। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। जहां पर i और v क्या है सर? पेयर पेयर i की जो वैल्यू है वो होगी q माइनस 1/4 p² और माइनस का 1/2 dp/dx और s की जो वैल्यू है वो है r/u क्लियर? और r आपके इक्वेशन में दिया हुआ है, राइट साइड में जो x का फंक्शन लिखा हुआ है वही है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स या होमोजेनियस बनेगी और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली मैं शॉर्ट में और बता दूंगा सर। इसको लिख लेंगे सेकंड मेथड को यहां से लिख लेंगे, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सेकंड वाला मेथड अपन यहां से लिख लेंगे। थर्ड मेथड क्या था भाई? चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को हम चेंज करेंगे किसमें? एक नए वेरिएबल में। मान लेते हैं कि वो वेरिएबल z है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर रहे हैं सर अपन, अपने पास लिखा हुआ होगा तो अपने को ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा। तीसरा जो मेथड है वो हमने पढ़ा था चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब क्या? समीकरण नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें x वेरिएबल को हम एक नए वेरिएबल z में चेंज करेंगे और क्या होगा तो देखो, ऑन चेंजिंग x by z in equation 1 the then equation 1 reduce to हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। समीकरण नंबर 1 जो है उसमें उसको x को z में इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आएगी वो मैं लिख रहा हूं। जहां पर z का चयन किस प्रकार से होना चाहिए उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अपन बात करेंगे। तो रिड्यूस किस में हो जाएगी कि d² y/d z स्क्वायर प्लस p1 dy/dz प्लस q1 ऑफ y बराबर r1, ठीक है। जहां पर p1 q1 r1 x के फंक्शन है, लेकिन z और x में जो हमारे पास रिलेशन आएगा उसकी सहायता से हम इसको z में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कन्वर्ट कर देंगे, z में रिड्यूस कर देंगे, z में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। जहां पर p1 q1 r1 किस तरह से डिफाइन है? पेयर पेयर p1 होता है भाई d²z/dx² प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, dz/dx का होल स्क्वायर। q1 होता है q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। r1 होता है r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। dz/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि वी चूज z
in the manner such that कि Q1 अगर कांस्टेंट ले हम Q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, Q1 का मान अगर हम कांस्टेंट लें तो P1 का मान या तो कांस्टेंट आना चाहिए और या फिर जीरो आना चाहिए। Q1 का मान हम कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे तो P1 का मान या तो जीरो आना चाहिए और या फिर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। देन P1 टेक ए वैल्यू P1 इज इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो P1 को जीरो लेके चलो तो Q1 का मान कांस्टेंट आए और या Q1 को कांस्टेंट लेके चलो Q1 का मान या तो जीरो आए या फिर कांस्टेंट कम आए। ठीक है भाई, बात यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये तीन तरीके, यहां पर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 को, ये Q1 की वैल्यू है, इसको एक कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करेंगे, वहां से हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस Z की वैल्यू के लिए P1 का मान या तो जीरो आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए, तो ही हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये तीन तरीके हमने। चौथा तरीका हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर मतलब कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको आप फैक्टर करते हुए तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे और वहां से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका लिख लो भाई। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये तो हो गई सर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात। अब सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमने एक टर्म पढ़ी थी, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही थी वो, जिसका ऑर्डर दो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन उसके कोएफिशिएंट्स जो थे वो कांस्टेंट क्वांटिटीज। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण, ये हमने पढ़ा था। क्या होता था सर, केवल समझना है, केवल समझनी है चीजों को कि यहां पर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की, वहां पर ऐसा जरूरी नहीं था कि जो डेरिवेटिव्स है उनकी कोएफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट। यहां पर एक्स के फंक्शंस हो सकते थे, लेकिन वहां क्या है कि उसका नाम ही क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। कहीं उसके ऑर्डर के बारे में बात नहीं, इतने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब जितने भी डेरिवेटिव्स है, चाहे जीरो ऑर्डर का है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबकी लीनियर पावर होनी चाहिए। ठीक है, और उनके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो क्या लिख रहे हैं अपन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखना नहीं है भाई, केवल मैं हेडिंग डाल रहा हूं ऐसे ही, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्लियर, क्या होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वही nth ऑर्डर के लिख दे, nth ऑर्डर के लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो d की पावर n, x की पावर n प्लस मान लेते हैं यहां पर a1 ऑफ x, a1 d टू द पावर n माइनस वन y अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस a2 d की पावर n माइनस टू ऑफ y अपॉन dx की पावर n माइनस टू। और इसी वे में हम चलते जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आएगा ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए एन ऑफ वाई बराबर क्यू, बराबर क्यू, वेयर क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये है जहां पर ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन माइनस वन, ए एन ऑल आर कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज। नाम ही क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जितने भी डेरिवेटिव्स है उनके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट क्वांटिटीज होनी चाहिए, तब ये कहलाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करते थे कि हम एक ऑपरेटर यूज करते थे, लेट,
डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। डी स्क्वायर का मतलब डबल ऑर्डर का, डी क्यूब का मतलब थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, और डी की पावर एन का मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये सारे डेरिवेटिव्स जो है बेटा ये y पे ऑपरेट हो रहे हैं, इस पे ऑपरेट हो रहे हैं, y पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको रिवाइज करके, इसको रिवाइज करके हम वहां लिखते थे कि ये तो हो गया डी की पावर एन प्लस a1 डी की पावर n माइनस वन प्लस a2 डी की पावर n माइनस टू, और इसी वे में हम चलते जाते थे तो a n माइनस वन डी और प्लस a n, इस पे ऑपरेट हो रहे हैं बेटा सारे y पे। These all operators are operate on y बराबर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ये देखो यहां से यहां तक ये क्या दिख रहा है आपको? डी में एक पोलिनोमियल ही तो दिख रहा है n डिग्री का, डी में n डिग्री का एक पोलिनोमियल ही तो है, इसके सारे कोएफिशिएंट्स क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। सारे कोएफिशिएंट्स क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटीज है, इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे बेटा? मैं इसको फंक्शन ऑफ डी लिख सकता हूं। अरे डी में एक पोलिनोमियल है, फंक्शन ऑफ डी है, ऑपरेट ऑन y बराबर फंक्शन ऑफ x। ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन आ गया। अब ये जो नोटेशन आ गया हमारे पास, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल पूरक फलन और विशिष्ट समाकल CF और PI, ये आपने पढ़ा होगा। इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF और प्लस PI। अब CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं, आपने वहां पे जानकारी ली होगी। ठीक है, केवल मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूं कि इस फंक्शन ऑफ डी में या इस पॉलिनोमियल में डी की जगह कोई अदर वेरिएबल या अदर कोई भी सिंबलाइज तो सिंबलाइज करते हैं, डी की जगह अलग सिंबल यूज करते हुए जगह में स्मॉल m यूज करते हैं जनरली, डी बराबर m लेते हुए इसको जीरो के बराबर रखेंगे। हमारे पास m में n डिग्री का n घात का एक समीकरण प्राप्त होगा, जिसके n ही रूट होते हैं। के कितने रूट होते हैं? n ही रूट होते हैं। अब वो रूट काल्पनिक भी हो सकते हैं, रूट वास्तविक भी हो सकते हैं, वास्तविक में रिपीट भी हो सकते हैं। रिपीट भी तो होते हैं ना, जैसे m माइनस वन का स्क्वायर आ गया तो m की वैल्यू 2 आ रही है, m की वैल्यू आ रही है 1 और 1, रिपीट हो गया रूट। वैल्यू तो एक ही है 1, लेकिन रिपीट हो रहा है, दोनों रूट क्या हो गए? साइड हो गए, दोनों रूट समान हो गए। बात समझ में आई मेरी? तो अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, तो सहायक समीकरण, जो समीकरण बनती है डी बराबर m रखने पर, वो समीकरण को बोलते हैं बेटा सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम CF ज्ञात करने का प्रोसीजर सीखते हैं वापस से एक बार। ठीक है, रिवाइज करते हैं, सीखने का मतलब है कि रिवाइज करते हैं। तो टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF ज्ञात करना। ठीक है, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करते हैं सर? दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाए कोई भी चीज के, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर वन इज, क्या करना है हमें? इस वन नंबर इक्वेशन जो है इसमें इसमें हम d बराबर m पुट करेंगे और जीरो के बराबर रखेंगे, तो f ऑफ m बराबर 0। ये हमारे पास m में, स्मॉल m में एक n डिग्री की इक्वेशन आ गई, इसके रूट कैसे भी हो सकते हैं, हम अलग अलग बात कर रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारा कि इफ all the n roots of these equations are real and distinct, इस समीकरण के सभी मूल वास्तविक और अलग अलग है, सारे अलग अलग है। मान लेता हूं कि m के जो मान है m1 m2 m3
कि सारे रियल वैल्यूज है और सारे अलग अलग, ठीक है। तब CF कैसे लिखेंगे बेटा? रियल नंबर का मतलब समझ गए ना, आयोटा वाली टर्म्स को छोड़ दो, बाकी सारी जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर, ठीक है। तो CF लिखते हैं कांस्टेंट e की पावर में ये वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स, प्लस कांस्टेंट e की पावर में ये वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स, प्लस कांस्टेंट e की पावर में वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स, वैल्यू मतलब रूट, और Cn e की पावर में Mn मल्टीप्लाई एक्स। बात समझ में आ रही है? ये CF हो गया। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, क्योंकि हो सकता है कि जनरल वे में आपको नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि सर हमारे पास m की जो वैल्यूज आई है वो 1 -1 1/4 √3, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। तो इसके लिए CF लिखना है, सारे रियल नंबर है और सारे अलग अलग है, तो CF लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। CF बराबर हो गया कांस्टेंट e की पावर में 1 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस कांस्टेंट e की पावर में -1 मल्टीप्लाई एक्स, कांस्टेंट e की पावर में 1/4 मल्टीप्लाई एक्स, और प्लस कांस्टेंट e की पावर में √3 मल्टीप्लाई एक्स। बताओ बात समझ में आई? ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा हमें याद होना चाहिए कि ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर सेकंड, कि जो हमारी सहायक समीकरण है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है, उसके रूट है तो सारे रियल, लेकिन कुछ रूट रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीट का मतलब जैसे वन वैल्यू 4 बार आ गई, 2 वैल्यू 2 बार आ गई, ठीक है, तो रिपीट हो रहे हैं रूट। इस कंडीशन में क्या करेंगे? मान लेते हैं कि m रूट r रूट रिपीट हो रहे हैं। ये मान लेते हैं कि r रूट्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं। मतलब m की जो वैल्यूज है, m1 m2 m3 और mr, ये r वैल्यूज रिपीट हो रही है। उसके अलावा सारी डिस्टिंक्ट है। मान लेते हैं n-r जो रूट रह गए वो सारे अलग अलग। तो जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उसके लिए e की पावर में वैल्यू तो सेम है, e की पावर वैल्यू मल्टीप्लाई x, वो तो एक ही टर्म रहेगी। लेकिन जो कांस्टेंट है वो कैसे लिखा जाए? क्योंकि r वैल्यू है तो r कांस्टेंट लिखे जाएंगे। अब कांस्टेंट कैसे लिखे जाते थे? CF C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और कहां तक जाना है सर? CR तक। R कांस्टेंट लिखने इसी वे में, x के पोलिनोमियल के रूप में हम कांस्टेंट लिखेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और लास्ट में आएगा CR, x की पावर r-1 और e की पावर में वैल्यू मल्टीप्लाई x। ये वैल्यू मान लेते हैं सब बराबर है, तो एक वैल्यू लिख दी m1, और जो अलग अलग है उनके लिए ये रूल है, दो वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है उसके लिए ऐसा ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, m की वैल्यू मान लेता हूं मैं 1 1 1 -2 4 4 और √3, ये वैल्यूज है, इनके लिए CF लिखना है। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 बार। 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 बार। ये सिंगल और ये भी सिंगल। तो क्या करेंगे सर? यहां से हम देखते हैं तो CF लिखेंगे पहले 1 के लिए, 1 कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम, और x के पोलिनोमियल में लिखे जाएंगे। तो कैसे? C1 प्लस C2x और प्लस C3x स्क्वायर, ये 3 कांस्टेंट हो गए सर, और e की पावर में 1x, ये सिंगल है तो सिंगल लिखा जाएगा, कांस्टेंट C4 ले लो, e की पावर में माइनस का 2 मल्टीप्लाई x, ये वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, तो वही 2 कांस्टेंट आएंगे और इसी फ्लो में इसी वे में लिखी जाएंगे। C4 तक लिख दिया तो C5 प्लस C6x, दो कांस्टेंट x के पोलिनोमियल के रूप में, पहला कांस्टेंट, दूसरा x की पावर 1, तीसरा x की पावर 2, ऐसे e की पावर में 4 मल्टीप्लाई x, और प्लस लास्ट √3 सिंगल है
और सिंगल के लिए आपको पता है C7 कांस्टेंट e की पावर √3 मल्टीप्लाई x। बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई हो तो हम केवल इनको रिवाइज कर रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब सर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, ये तो रियल रूट्स की बात थी, कि कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए हमारे पास। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, मान लेते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। जिस तरह आचार्य फॉर्मूले से करते हैं, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो आयोटा बन जाता है, वैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में अगर आ गया, के लिए CF लिखते हैं अपन, CF e की पावर में अल्फा x कांस्टेंट कॉस ऑफ बीटा x और प्लस कांस्टेंट साइन ऑफ बीटा x, साइन ऑफ बीटा x। ये लीजिए, ये आपका वैल्यू। अगर इसमें भी रिपीट हो जाए, सर कॉम्प्लेक्स रूट भी तो रिपीट हो सकते हैं भाई, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो एम स्क्वायर प्लस 1 के जो रूट आएंगे वो 2 बार लिखे जाएंगे, रिपीट होंगे, और वो आएंगे प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, तो ऐसे रिपीट भी हो सकते हैं। तो रिपीट की कंडीशन केस नंबर 4, केस नंबर 4, इफ जैसे 3 बार रिपीट हो गए, मान लेते हैं एम की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो जितनी बार रिपीट होंगे, मैंने अभी सिखाया आपको, जितनी बार रिपीट होंगे उतने ही टाइम कांस्टेंट लिखा जाएगा, और वो x के पोलिनोमियल के रूप में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा बेटा? x के पोलिनोमियल के रूप में कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो लिख देते हैं CF e की पावर अल्फा x, की पावर अल्फा x, कहाँ कांस्टेंट है? यहाँ कांस्टेंट है 1, यहाँ 3 आएंगे, और वो 3 कैसे आएंगे? x के पोलिनोमियल के रूप में। कैसे लिखा जाएगा? C1 प्लस C2x और प्लस C3 एक्स स्क्वायर, और cos बीटा x, cos बीटा x, प्लस यहां भी कांस्टेंट है सिंगल, यहाँ 3 आएंगे, और 3 आएंगे तो 3 कांस्टेंट x के पोलिनोमियल के रूप में लिख दो, C3 तक लिख दिए हम, तो C4 प्लस C5x और प्लस C6 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ बीटा x। बोलो बात समझ में आई मेरी? कैसे लिखना है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में आपसे बात की, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक लिख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये एक बार लिख लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, एक बार इसको लिख लेंगे। फिर अपन बात करेंगे पीआई के बारे में, ठीक है, या ऐसा करेंगे पीआई की जैसे जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे उसका पर्टिकुलर केस अपन बताते रहे। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मैंने जो रिवाइज कराई है यहाँ पर चीजें, वो एक बार आप जरूर रिवाइज करें। ठीक है, आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है, पीजी वाली बुक है उसमें भी शायद शुरू के चैप्टर्स में आपको मिल सकता है ये। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यूजी वाली बुक तो आपके पास है, उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूं, अगर फिर भी किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है तो आपके पास बुक है, ग्रेजुएशन का जो पार्ट आपने पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करके देखें। ये वाला पार्ट लिख लेंगे। केवल एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन मैं बीच में करवा रहा हूं और आप लोग कहेंगे सर ये चीज कहां से लिखी, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको हर चीज कॉन्सेप्चुअली तैयार होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए
मेहनत की जा रही है, आपको रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा, कैसे लिख लेंगे? लिख लिया होगा शायद सबने। ठीक है, फिर देखेंगे केस नंबर थर्ड और फोर्थ, केस नंबर थर्ड और फोर्थ। तो ये तो हो गई बात बेटा सीएफ की, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पीआई, पीआई डिपेंड करता है कि राइट साइड में जो क्यूएक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई वाई बराबर क्यूएक्स, राइट साइड में अगर जीरो लिखा हुआ है तो उस इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई हो जाएगा जीरो। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसके लिए सीएफ ज्ञात करने का अलग तरीका, अगर साइन और कोस है तो अलग तरीका, एक्स का कोई पोलिनोमियल है तो अलग तरीका, और उनके अगर मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन में अगर लिखी हुई है वो चीजें तो उनका अलग तरीका। ठीक है, और टेन कोट सेक कोसेक वो हो तो उनके लिए भी अलग तरीका। सारी चीजें जब अपने को जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अपन बताते रहेंगे, लेकिन आप लोग उनको जरूर एक बार रिवाइज करें कि उनका पीआई कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक जो मैंने बात समझाई है आज वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आने का मतलब क्या है कि जो चीजों को मैंने टच किया है यहाँ पर आपको रिवाइज करने के तौर पर वो आपकी तैयार होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है वो आपका बेस तैयार होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे और हर तरह की प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एमएससी में डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रेजुएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसी का एडवांस फॉर्म यहाँ, उसी का एडवांस फॉर्म यहाँ आ गया है। तो वही चीजें जब हमारी बेस होगी तब हमें यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो लेक्चर हमने, दो लेक्चर में जो जो मटेरियल हमने पढ़ा है, जो मैटर हमने पढ़ा है वो आपको तैयार करना है, और कुछ बच्चों ने तो कल का लेक्चर देखा होगा तो उन्होंने तैयार किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें अपन यूनिट नंबर फर्स्ट पहला टॉपिक चालू करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, एमएससी प्रीवियस यूनिट नंबर फर्स्ट पहला टॉपिक से चालू करेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, धन्यवाद।